तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें भाई साहब देखो, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं एंजाइम। तो सबसे पहले कुछ हम लोग एंजाइम यूज करते हैं। फिर क्या यूज किया जाता है? दूसरे नंबर पर हम लोग यूज करते हैं वेक्टर, वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या है, कोई बताएगा? वेक्टर डीएनए क्या है? इसे हम लोग प्लाज्मिड। वेहिकल भी बोलते हैं, है ना? हाँ, प्लाज्मिड। तो वो डीएनए जिसके ऊपर बैठ करके, है ना, अपना वाला जो डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए, वो जाता है, उसको अपन वेक्टर डीएनए कहते हैं, है ना? तो किसके ऊपर बैठ करके जाता है? प्लाज्मिड में सवार होकर के जाता है, तो अपन उसको वेक्टर बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो वेक्टर वो होते हैं जो किसी भी चीज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो फ्लाई होती है, तो फ्लाई क्या करती है? फ्लाई किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के पैथोजन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ना? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आता है पैसेंजर डीएनए, है ना? तो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, पैसेंजर डीएनए। तो पैसेंजर डीएनए क्या है? डिजायर्ड डीएनए। तो सबसे इसमें जो अहम रोल है वो दो चीजों का, एंजाइम का और वेक्टर डीएनए का। बाकी पैसेंजर डीएनए तो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी हमारा डिजायर्ड डीएनए हो सकता है, ठीक है ना? तो नोट करेंगे एंजाइम्स, पहली हेडिंग डालेंगे एंजाइम्स। देयर आर एंजाइम्स, देयर आर many kind of specific enzymes, there are many kind of specific enzymes which are used in, there are many kind of specific enzymes which are used in, which are used in biotechnology, biotechnology and genetic engineering, ठीक है? they are following enzymes, they are following enzymes। तो इन एंजाइम्स में सबसे पहला जो हमारा एंजाइम आता है, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइजिंग एंजाइम। तो पहले हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग है लाइजिंग एंजाइम, है ना? तो लाइसिस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक कर देना, किसी चीज को तोड़ देना, है ना? तो लाइसिस वर्ड, तो लाइजिंग मतलब कुछ तोड़ने का काम करते हो। तो नोट करेंगे लाइजिंग एंजाइम, they are commonly used to, they are commonly used to open the cell, सेल को तोड़ने का काम करते हैं। they are commonly used to open the cell to get desired DNA, open the cell to get desired DNA। तो हमें जो डीएनए चाहिए, चाहे हमको वेक्टर चाहिए हो, चाहे भाई साहब हमारा डिजायर्ड डीएनए जो हमारा फॉरेन डीएनए है वो चाहिए हो, हमें कोई सा भी डीएनए चाहिए हो, तो पहले तो सेल तोड़ना पड़ेगा, है ना? अब कोकोनट से वो कोकोनट फ्लैश निकालने के लिए अपन को पहले कोकोनट शेल तोड़ना पड़ेगा, और उससे भी पहले क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाला जो वो हेयर्स होते हैं ना, जिनको कोइर कहते हैं, उसको निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही अपन को पहले जैसे कोई भी डीएनए ऑब्टेन करना है, कोई भी डीएनए में चाहिए, तो हमें सेल तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए जो भी एंजाइम यूज करते हैं उनको हम लाइसिन एंजाइम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट करेंगे, लाइसोजाइम। सर हाँ जी, सर आपने यूज टू ओपन द सेल के बाद क्या बोला था? यूज टू ओपन द सेल, यूज टू ओपन द सेल एंड टू गेट desired DNA, है ना? नेक्स्ट, लाइसोजाइम, lysozyme is commonly used to dissolve, lysozyme is commonly used to dissolve। सर ये नेक्स्ट टाइप है? इसमें इसी में नोट करना है, तो पहली स्लाइड है। लाइसोजाइम इज कॉमनली, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, लाइसोजाइम कॉमनली यूज्ड टू डिसॉल्व द बैक्टीरियल सेल वॉल,
बैक्टीरियल सेल वॉल। तो लाइसोजाइम एक तरह का क्या है, लाइजिंग एंजाइम। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सर डिसॉल्व। नेक्स्ट, डिसॉल्व बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल। अब देखो दूसरे नंबर पर आते हैं, है ना, तो बी पे आते हैं, दे आर क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम, देखो लाइसिस माने होता है किसी चीज को रप्चर कर देना, फाड़ देना। क्लीव वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कट कर देना, जो काम कैंची करती है, कट करने का काम। क्लीविंग एंजाइम जो कुछ कट करने का काम करते हैं। क्लीव वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज को कट करना, है ना। तो क्लीविंग एंजाइम तो नोट करेंगे, these are used to break, these are used to break DNA molecule. These are used to break DNA molecule. बता सकते हो क्लीविंग एंजाइम? कोई बता सकता है कौन सा है? कोई एग्जांपल मुझे बताओ क्लीविंग एंजाइम का। अरे क्लीविंग एंजाइम ने एग्जांपल नहीं बता। एंडोन्यूक्लियस नहीं बताया सर था? हेलिकेज। हाँ हेलिकेज भी क्लीविंग एंजाइम एक तरह का, राइट, हेलिकेज भी है ना। एंडोन्यूक्लियस यार, तो जो क्लीविंग एंजाइम होते हैं उनको एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, है ना। क्लीविंग एंजाइम, दीज आर यूज्ड टू ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो दे मे बी ऑफ थ्री टाइप। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लीविंग एंजाइम मतलब डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम भाई साहब तीन तरह के हो सकते हैं, हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं ना, क्लीविंग एंजाइम। तो मैंने कहा क्लीविंग एंजाइम वो एंजाइम होंगे जिनका एक्सक्लूसिवली काम क्या होगा, दे विल ब्रेक द डीएनए, है ना। तो डीएनए को ब्रेक करने का काम करते हैं, दे विल ब्रेक डीएनए, तो डीएनए को तोड़ने का काम करते हैं। अब देखो इनमें से सबसे पहला एंजाइम है क्लीविंग एंजाइम में, बहुत ध्यान से समझना, जिसको नहीं समझ में आया पूछ लेना परस। तो दैट इज एक्सोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर से, है ना। तो एक्सोन्यूक्लियेजेस वो एंजाइम होते हैं, तो जैसे मेरा ये डीएनए होता है, ये बात ध्यान से समझना क्योंकि इसका पूरा हमें बायोटेक में बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये बहुत ध्यान से। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के पास एक हो गया, तो सपोज दैट ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये तो ये 5 प्राइम हो जाएगा और 3 प्राइम हो जाएगा, एंटी पैरेलल होता ही होता है। तो यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस जो कैंची बना रहा हो ये एक्सोन्यूक्लियस है। तो एक्सोन्यूक्लियस या तो ये यहाँ से कटिंग कर सकता है और या ये यहाँ से कैंची मार सकता है, ये दो ही तरफ से कैंची मार सकता है। यही ऐसे एंजाइम जो किसी भी डीएनए को बाहर से कट कर स्टार्ट करें, चाहे वो 5 प्राइम एंड पे चाहे 3 प्राइम एंड पे, ऐसे एंजाइम को हम लोग एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। तो नोट करेंगे, the enzymes which cut off nucleotide, the enzyme which cut off nucleotide from 5 prime end or 3 prime end, enzyme which cut off, enzyme which cut off nucleotide from 5 prime end or 3 prime end terminals called exonucleases, है ना। ये डायग्राम बनाते हैं ना, कहीं बुक में मिलेंगे नहीं, मैं खुद में बना के आपको समझा रहा हूँ, तो आप साथ साथ में चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे बना लेना, जैसा आपको बेटर लगे। दूसरे आते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो भाई एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, समझो बात। तो एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, दे आर एंडोन्यूक्लियस ना, दे आर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब देखो एंडो का क्या मतलब, एंडो का मतलब अंदर, अंदर कहीं पे कट करें, है ना, समझिए। तो कुल मिलाकर के फिर से वही ये मेरा डीएनए होगा। ये वही 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, है ना। तो एंडोन्यूक्लियस का
ये क्या करते हैं, ये कहीं पर डीएनए को बिटवीन मतलब इन बिटवीन मिड में कट करते हैं, है ना? तो डीएनए को ये 3 प्राइम एंड दोनों प्राइम जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल पे नहीं, टर्मिनल के बीच में कहीं पे कट करने का अगर कोई भी एंजाइम काम करे उसको हम एंडोन्यूक्लियोसिस कहेंगे। ठीक है, तो नोट करें, endonucleases which cleave DNA duplex, which cleave or cut, ऐसे लिखो, endonucleases which cleave or cut DNA, which cleave or cut DNA at any specific point, at any point, which cleave or cut DNA at any point except the terminals, except the terminals, है ना? अब देखो इनके भी, इनसे भी ज्यादा स्पेसिफिक एंजाइम होते है ना? अब देखो वो स्पेसिफिक एंजाइम क्या होते हैं, ये तीसरे जो एंजाइम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, सबसे ज्यादा यही है और हम लोग यही बायोटेक में यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऐसे एंडोन्यूक्लियेजेस जिनको कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई साहब आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही कट करना और कहीं कट नहीं करना, यही बायोटेक में यूज करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, पूरे डीएनए के थ्रेड को स्कैन करने का काम करते हैं। तो लंबा सा डीएनए का थ्रेड उसको रीड करना शुरू करेंगे और स्कैन करेंगे, स्कैन करते करते जाएंगे और जहां पर इनको वो सीक्वेंस मिलेगा स्पेसिफिकली ये उसी सीक्वेंस में जा करके उसको कट करेंगे, ना उसके आगे कट करेंगे और ना पीछे कट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा डीएनए 5 प्राइम है, 3 प्राइम, 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम। देख, है ना? अब यहाँ पर सपोज दैट कि कोई सीक्वेंस है, जैसे एक सीक्वेंस है ए ई ई ए, ये सीक्वेंस है ना? और इधर भी ई ए ए ई, ये सीक्वेंस है। तो हमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो इस सीक्वेंस पे कट करेगा, पूरे ये डायग्राम में पूरे डीएनए के लेंथ को स्कैन करेगा और जहां इसको ये आएगा तो इसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। जब इसको ये कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा तो इसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस में आकर के कट करेगा, बाकी ये कहीं पे नहीं करेगा। तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक पर्टिकुलर जगह पे इसको कट करना है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करने का काम करते हैं, ये इनकी खासियत होती है। तो नोट करें, which which cut DNA duplex, which cut DNA duplex at a specific point। एक और खास बात होती है, ठीक है, पैलिंड्रोम, चलो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो ये तो आपने नोट कर लिया। यहीं पर मैं एक बात आपको बताता हूँ कि पैलिंड्रोम क्या चीज है, ठीक है? तो बता सकता है पैलिंड्रोम क्या होते हैं? एनीवन ऑफ यू, पैलिंड्रोम क्या? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे का, सिर्फ मुझे पैलिंड्रोम सीक्वेंस छोड़ो, मुझे सिर्फ बता दो पैलिंड्रोम क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर आप प्लीज एक स्लाइड पीछे चल जाएंगे, मैं लास्ट वाला डायग्राम नहीं बताया था। अच्छा अच्छा ठीक है, लो नोट कर लो और तब तक बाकी लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज पैलिंड्रोम, व्हाट इज, बाकी लोग मुझे ये बताएंगे व्हाट इज पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नहीं पढ़ा किसी ने? थैंक यू। चलो नो ये सर। स्लाइड करके बताना, हो गया? यस सर, डन, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। देखो पैलिंड्रोम क्या होता है, अरे भाई पैलिंड्रोम कैसे नहीं पढ़ा? तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ पैलिंड्रोम नहीं बताने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस।
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ध्यान से समझना, ये 2 मार्कर या 3 मार्कर में पूछा, 3 मार्कर में पूछा जाता है, बोर्ड में भी आता है ना। ये नीट के लिए नहीं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पैलिंड्रोमिक, व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक, काइंडली डिस्क्राइब द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और काइंडली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये सब क्वेश्चन, या लाइजिंग एंजाइम क्या होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब 2 मार्कर 3 मार्कर वाले क्वेश्चन भी है। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है क्या? तो पहले मैं बताता हूँ पैलिंड्रोम क्या। पैलिंड्रोम का क्या मतलब है यार? मलयालम लिखो, मलयालम। अब मलयालम को चाहे इधर से पढ़ो, MALAYALAM, हाँ मलयालम। तो मलयालम को चाहे इधर से पढ़ो और चाहे उधर से पढ़ो, मलयालम दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखाई दे, इसी को पैलिंड्रोम कहते हैं। ऐसे जो वर्ड चाहे इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, दोनों का दोनों तरफ से मतलब एक ही निकले, उनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। अब पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है ना, तो देखता हूं, अगर मेरे पास डायग्राम है तो मैं सीधे डायग्राम ही शेयर कर देता हूं, कि मारामारी क्यों करूंगा। देखिए, होगा वैसे मेरे पास डायग्राम, मैं आपके साथ डायग्राम पैलिंड्रोमिक, हाँ बिल्कुल है। चलो मैं आपके साथ डायग्राम शेयर, पैलिंड्रोम ये गलत, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि जब आपसे पैलिंड्रोम पूछा जाएगा तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना भी पड़ेगा। देखो भाई, ये भाई साहब पैलिंड्रोम क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, AATT, इधर से क्या है AATT, इधर से पढ़ो तो भी वही आ रहा है, इधर से पढ़ो तो भी यही आ रहा है। ऐसे सीक्वेंस को जो दोनों तरफ से रीड करने में सिमिलर होते हैं, ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोम सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा कि वो भाई साहब क्या करेगा, एक कैंची यहां मारेगा और एक कैंची यहां मारेगा। तो हमेशा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, तो ये हमारा एंजाइम हो गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा पैलिंड्रोमिक पार्ट पे कट करेगा। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैंने आपको बताया था कि हम लोग कट करते हैं डिजायर्ड डीएनए को, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं किसको, वेक्टर को। क्यों? जब उसको ऐसे कट करेंगे तो वेक्टर में भी वही पैलिंड्रोम बनाएगा, उसी पैलिंड्रोम में काटेगा, और फॉरेन डीएनए में भी उसी पैलिंड्रोम में काटेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि ये एंड जुड़ जाएंगे। ये जो एंड बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, है ना, ये जो एंड बाहर की तरफ निकले हुए, कौन वाले एंड, ये वाला एंड बाहर की तरफ लटका हुआ है ना, बाकी तो पूरा डबल बॉन्ड है, और ये वाला एंड जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको हम लोग कहते क्या है, इनको स्टिकी एंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिकी एंड कहा जाता है। समझ आया कि नहीं आया बताओ, बोलो भाई। यस सर। पैलिंड्रोम समझ में आ गया ना सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, बड़े स्मार्ट हो तुम लोग भाई, हैं? इतने स्मार्ट कब से हो गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका इसी बात पे स्क्रीनशॉट लो और इसको अपने नोटबुक में बना के रखना, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, है ना, पहले और लिख लो, कुछ और लिख लो, फिर ये डायग्राम बनाना, फिर लिखा तो फिर पैलिंड्रोम लिखवा दो, तो पैलिंड्रोम क्या होते हैं नोट करो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस they cut DNA duplex in such a way, they cut DNA duplex in such a way that single stranded free end project from single-stranded free end project from single-stranded free end project from each fragment of DNA full stop. These single-stranded free end
free ends are the single stranded free ends are called sticky end. Because they can join because they can join similar complementary end because they can join इसकी बात की जा रही है प्लाज्मिड की because they can join similar complementary end of DNA from other source. अब हमने समझो मेरी बात को, हमने क्या क्या इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट दिया किसको डीएनए को, तो पैलिंड्रोम बन गए, पैलिंड्रोम बन गया, सेम पैलिंड्रोम बन गए, तो ऑब्वियसली दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैलिंड्रोम में निकला हुआ पार्ट एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए जुड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये फायदा होता है और यही कारण होता है कि हम सेम एंडोन्यूक्लियस से प्लाज्मिड को भी कट करते हैं और सेम ही एंडोन्यूक्लियस से हम लोग किसको कट करते हैं, डिजायर्ड डीएनए को भी कट। क्लियर है? तो इसको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक्स, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। ओके, है ना। तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लिखने से पहले आप एक काम करो कि ये थर्ड वाला भी एंजाइम नोट कर लो, या फिर पैलिंड्रोम लिखवा दो पहले, लिख लो यार, पैलिंड्रोम ही लिख लो, यहीं पे लिख लो पैलिंड्रोम। हाँ, नोट करो पैलिंड्रोम, ये डायग्राम नोट करो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नीचे लिखो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसकी हेडिंग होगी, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर ही लिख लो। मैंने लिखा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहीं पे कट करता है और यहीं से ऐसे पैलिंड्रोम बनाता है। नोट करेंगे, restriction endonuclease inspect the DNA molecule। restriction endonuclease मैंने बोला स्कैन करता है, restriction endonuclease inspect the DNA molecule in search of a specific recognition sequence, in search of a specific recognition sequence, it binds to the site and cut. सर स्पेसिफिक क्या? Inspect the DNA molecule in search of a specific recognition sequence, full stop. Once it gets recognition sequence, it binds the site, and cut each of two strands of double helix
at specific point by हाइड्रोलाइजिंग, by कैसे काम करता है, by हाइड्रोलाइजिंग फॉस्फोडाइस्टर backbone, by hydrolyzing phosphodiester backbone. Next point, palindrome क्या होते हैं? The recognition sequence of each restriction endonuclease, consists of a definite number of specific base pair, in a DNA double helix. It is called palindromic nucleotide sequence. It is called palindromic nucleotide sequence. क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है? पैलिंड्रोम में किसी को डाउट? बताएं भाई, तो बताओ हाँ ना। किसी को डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? किसी की आवाज ही नहीं आई मुझे। चलो नोट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सॉरी सर वो क्लियर लेट। है? सॉरी हाँ। सर वो लेट। अभी आई क्या साथ तुम? यस सर वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लो, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड देखो। यस सर। पैलिंड्रोम क्या होते हैं देखो, पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे मलयालम, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से, उसका मतलब मलयालम ही होता है। यस सर। तो यहाँ पे समझो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में काटते हैं। देखो पैलिंड्रोम क्या होता है, यहाँ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं, इधर से AATT और इधर से भी क्या पढ़ रहे हैं AATT। तो इस तरह के सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो हमेशा पूरे डीएनए को स्कैन करेंगे और जहां उनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगा वहीं पे कट मानेंगे। एक कट इधर मानेंगे और एक कट इधर मानेंगे, जिसकी वजह से यहां तक तो डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड वाला हिस्सा लटका हुआ रहेगा बाहर की तरफ, इधर से भी सिंगल स्ट्रैंड वाला हिस्सा लटका हुआ रहेगा। तो पैलिंड्रोम का जो लटका हुआ हिस्सा होता है उसको स्टिकी एंड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, बाकी जो ये वीडियो से देख करके नोट कर लेना, ठीक है? यस सर। कितने पेजेस वाली बात ये थी। 3-4 पेजेस छोड़ दो ना। हाँ देख रहे हो सर 3-4 पेजेस छोड़ दो ना आप? हाँ 3 पेज, 2 पेज, 2 पेज 3 पेज छोड़ो। ओके सर। सर 3 पेज। 2 पेज है। ओके सर। सर 3। अच्छा 3 पेज है, चलो 3 पेज भाई। चलो थर्ड पॉइंट है ना, तो मैंने बताया पहले मैंने आपको बताया लाइजिंग एंजाइम, दूसरे मैंने आपको बताया क्लीविंग एंजाइम, है ना। अब तीसरे वाले एंजाइम पे अपन आ जाते हैं, ठीक है? तो देखो तो पहले मैंने आपको बताया, देखो तो मैंने आपको बताया ये क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग में हमने 3 पढ़े, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और इसी में मैंने आपको बताया दिया कि पैलिंड्रोम क्या होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम। तो थर्ड टाइप ऑफ जो एंजाइम है दे आर कॉल्ड सिंथेसाइजिंग एंजाइम।
synthesizing enzyme. देखो सिंथेसाइजिंग जो एंजाइम्स होते हैं उनमें सबसे पहला कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शनेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहला. पता है ना इसका मतलब क्या होता है? Yes, sir. सर हाँ. Yes. तो नोट कर लो इसके आगे, हालांकि नोट कर लो क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा. दिस सिंथेसाइज complementary DNA strand. They synthesize complementary DNA strand on. They synthesize complementary DNA strand on RNA template. Next, DNA polymerase. ये भी आपको पता है. तो सेकंड है DNA polymerase. सिंथेसाइजिंग एंजाइम तो कुछ बनाने का काम करते हैं. ये भी आपको पता है, नोट कर लो. This synthesize a DNA. So they synthesize a DNA on another DNA template. तो चौथे एंजाइम आ गए. तीसरे सिंथेसाइजिंग. चौथे एंजाइम है ज्वाइनिंग एंजाइम. ज्वाइनिंग एंजाइम अब पता है ज्वाइन करने का काम करते हैं, है ना. लाइगेजेस जिनको हम लोग बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, नोट करेंगे. दे हेल्प इन सीलिंग द गैप. दे हेल्प इन सीलिंग द गैप. They help in sealing the gap. They help in sealing the gap in DNA fragment. ठीक है. For example, So, हाँ. सर आपने ऑन अनदर डीएनए टेम्पलेट के बाद क्या बोला था? बस यही बोला था. फॉर्मेशन ऑफ a DNA on another DNA template, है ना. ज्वाइनिंग एंजाइम एग्जांपल है TU ligase. नोट करेंगे. They are also called molecular glue. They are also called molecular glue. तो इनको अपन लोग molecular glue भी बोलते हैं, है ना. They are also called molecular glue. They join the DNA fragment. अब कैसे जोड़ते हैं, ये क्या काम करते हैं? They join the DNA fragment by forming. They join the DNA fragment by forming phosphodiester bond. By forming phosphodiester bond. By forming phosphodiester bond. ठीक भाई, सब यस सर समझ आ गया. अलग से. तो ये एंजाइम थे. तो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स में सबसे पहले हमने चीज पढ़ी एंजाइम, है ना. ठीक. अब देखो भाई साहब, यहाँ पर अब एक नोट करके लिखो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस are known as molecular seizure. Known as molecular आप एक seizure. बार वाला पॉइंट रिपीट कर दें. हाँ, रिस्ट्रिक्शन
endonuclease are known as molecular scissors. They were isolated first time. They were isolated first time by Stewart Lynn. They were isolated first time by Stewart Lynn and Warner Arber. And Warner Arber. They were first isolated by Stewart Lynn and Warner Arber. फुल स्टॉप. इंपॉर्टेंट है पूरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट का क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली. नेक्स्ट पॉइंट. They isolated two enzymes. They isolated two enzymes which restricted the growth of bacteriophages, which restricted growth of bacteriophages in E. coli, bacteria, in E. coli bacteria. ठीक है. और एग्जाम्पल इसे लिख सकते हैं. अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज नोट करेंगे. कैसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं उनका नाम कैसे देते हैं, कैसे उनको नेमिंग देते हैं, है ना. ये भी इम्पोर्टेंट. साथ साथ में एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ते जाओ. मैंने साथ दिया एनसीईआरटी. तो सर आपकी आज आवाज थोड़ी कट रही है. आई थिंक मेरी आवाज कट रही है, इसलिए मैंने यार वीडियो बंद कर दिया. अभी सही आ रही है? कट रही है आवाज थोड़ी बहुत. Yes, sir. नेट तो सही आ रहा है. तो बता रुको एक. ठीक है साहब, सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है सर. वो आ रही है. कभी कभार आता है सर. वो मैंने इसीलिए वीडियो एक्चुअली बंद कर दिया कि मतलब डेटा आपके एंड पे डिलीवर हो तो आवाज कटने ना पाए, इसलिए मैं वीडियो बंद कर दिया. अभी कभी कटे तो मुझे बताना, ठीक है. देखो, ओके सर. तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, है ना. एक चीज और यहाँ पे नोट कर लो अलग से, है ना. टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालो एक, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. ये है सब कुछ एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके क्वेश्चन या आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो हमने नोट करेंगे, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ या 3 क्लासेस ऑफ, देयर आर मेनली 3 क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस. A, type 1. A, type 1. नोट करेंगे. They perform 2 function. They perform 2 function. Restriction as well as modification. Restriction as well as modification. Full stop. They have recognition sequence of 15 base pair length.
they have recognition sequence of 15 base pair length and break the DNA and break the DNA about 1000 and break the DNA about 1000 base pair away from 5' end and break the DNA about 1000 base pair away from 5' end. अगला नोट करेंगे, यहीं पे इसी में एक ऐसे स्टार बना के पॉइंट लिख करो. Are not used in biotechnology currently. So what's up? They are not used in biotechnology currently. तो अब हम लोग इनका बायोटेक में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये उतने हमारे लिए स्पेसिफिक नहीं. राइट, ठीक है. सेकंड है टाइप सेकंड. तो नोट करेंगे, they cleave DNA at a specific sequence. They cleave DNA at a specific sequence. They cleave DNA at a specific sequence. Full stop. They have Specific. recognition point sequence. They have recognition sequence. They have recognition sequence 4 to 8 base pair. 4 to 8 base pair. सर हाँ जी, सर एक बार स्पेसिफिक सीक्वेंस रिपीट कर दीजिए. and they have अच्छा, they cleave, they break the DNA, they break DNA within a specific sequence. पहला पॉइंट है. सर Fine. एक मिनट, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई. They have यार इंटरनेट क्या मतलब आज जूम में कुछ दिक्कत आ रही क्या, मतलब क्योंकि ये मेरा सही आ रहा है नेट पर है, वही मैं नेट ही चेक कर रहा था, नेट भी सही आ रहा है यार. अभी ब्रेक हो रही है क्या वॉइस, क्लियर नहीं आ रही? सर थोड़ी थोड़ी. नोट करो, अभी तो सही आ रही है. यस सर. नोट अभी अच्छा, मैं बार बार वही चेक कर रहा हूं. हाँ, नोट करो. They have recognition sequence about 4 to 8 base pair long and they cleave DNA within this recognition sequence, and they cleave the DNA within this recognition sequence. स्टार बना के लिखेंगे. They are used in recombinant DNA technology. Full stop. Next point. Currently, more than 350 type of
more than 350 type of, currently more than 350 type of type second restriction endonucleases, currently more than 350 type of type second recognition endonucleases are present. नेक्स्ट टाइप 3, तो हम लोग टाइप 1 को नहीं यूज करते, टाइप सेकंड को यूज करते हैं और इनफैक्ट टाइप 3 को भी यूज करते हैं। अब इनकी खास बात लिख दीजिए, दे आर इंटरमीडिएट, दे आर इंटरमीडिएट और हम बिटवीन। टाइप 1 को यूज क्यों नहीं करते हैं? टाइप 1 एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो अभी हमने पहले यूज देखा ना, उनका जो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बहुत लंबा है ना, और उतना स्पेसिफिक नहीं है, तो वो क्लियरिटी। अच्छा, दूसरी इनकी खास बात क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये कहां से, ये सिर्फ 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम 5 प्राइम एंड, है ना, तो 5 प्राइम एंड से 1000 बेस पेयर, मतलब कि ये बहुत पास, बहुत लंबा इनका ब्रेक हो गया है ना, बहुत लंबा ब्रेक हो गया, समझ गए? मतलब क्या होगा कि ये 5 प्राइम एंड है, तो एक यहाँ पे कट मार दिया, और दूसरा 5 प्राइम एंड है, ये वाला 5 प्राइम एंड, तो यहाँ पे कट मार दिया, ये जो डिस्टेंस होगी ये 1000 बेस पेयर की होगी। अब भाई साहब हमको तो चाहिए सिर्फ इतना डीएनए, हमें तो सिर्फ इतना डीएनए कट करना है, और वो कट इतनी दूर से मार रहा है, तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजी वो तो स्पेसिफिक नहीं रही ना, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। क्लियर है? यस सर। तो हमें तो ऐसा चाहिए ना जो एग्जैक्टली यहीं पे कट करे। अब ये काम हमारा कौन करेगा? टाइप सेकंड करेगा, इसलिए मोस्टली अपन यूज क्या करते हैं? टाइप सेकंड को यूज करते हैं, राइट? ओके सर। ठीक है, नोट करेंगे। अच्छा, टाइप थर्ड वाले जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच की चीज है, मतलब सबसे बढ़िया वाले कौन है? वो टाइप सेकंड ही है, तो नोट करेंगे। टाइप थर्ड आर इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप थर्ड आर intermediate between type 1 and type 2. They possess both the activities, that is restriction as well as, टाइप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, एक्टिविटी से पहले repeat कर दीजिए सर। they are intermediate between type 1 and type 2. They possess both the activities of restriction, as well as both the activities of restriction as well as methylation, Next point. They are not used in recombinant DNA technology. इनका भी नहीं यूज होता भाई, टाइप सेकंड ही यूज होते हैं। They are not used in recombinant DNA technology. क्लियर है भाई? यस सर। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बायोटेक में तो आपसे पूछा जाए, आप देखोगे कई बार पूछा गया है, ध्यान से समझना। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसका एक एग्जाम्पल, तो उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब ई कोलाई RY13, ये इसका नाम। अब देखो यहां पर क्या क्या चीज, ये क्या क्या कौन कौन टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो ई है, तो ई क्या चीज है? ई स्टैंड्स फॉर
है ना। तो ये है क्या चीज, ई स्टैंड फॉर इस्चरिशिया। इस्चरिशिया, कोलाई आपको पता है, कोलाई इस्चरिशिया जीनस है और कोलाई स्पीसीज है, अभी आपको बात पता है ना। तो दिस इज, तो यहाँ पर एक सॉरी, ई कोलाई नहीं, इको R1, अरे सॉरी थोड़ा गलत किया, एक कोलाई नहीं होगा, एक मिनट रुकना, इको R1 है होगा, इको इको RY, इको R, एंजाइम का नाम था इको RI, है ना, ठीक है। ये इसका नाम है इको RI। तो ये क्या है, हमारा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो यहाँ पे ई स्टैंड फॉर एस्चरिशिया, सी स्टैंड फॉर कोलाई, है ना। तो सी स्टैंड फॉर कोलाई, और आर किस चीज को स्टैंड करता है, आर स्टैंड फॉर इसकी जिस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो आर स्टैंड फॉर, तो आर का मतलब होता है RY13। ये क्या चीज है, इट इज strain of bacteria from which it is extracted, जहां से इसको हमने क्या किया है, निकाला है। और यहाँ पर जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर में जो दिया है, दैट इस स्ट्रेन से निकाला गया ये पहला एंजाइम है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम एक्सट्रैक्टेड। अब इसके बाद अगर हमने कोई दूसरा एंजाइम निकाला तो उसको हम लोग लिखेंगे इको R2, है ना, तो R2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये है, तो जो इस्चरिशिया है ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जीनस, है ना। तो सबसे पहले इसमें जीनस यूज करते हैं जिससे निकाला गया, फिर क्या यूज करते हैं, स्पीसीज यूज करते हैं, फिर क्या यूज करते हैं, स्ट्रेन यूज करते हैं, फिर क्या यूज करते हैं, सीक्वेंस यूज करते हैं। तो ये तरीका होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को लिखने का। तो समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जैसे मान लो हम लोग कि इको R13, तो इसका मतलब इस्चरिशिया कोलाई की RY13 स्ट्रेन से निकाला गया 13th नंबर का एंजाइम, ठीक है। क्लियर भाई? यस बोलो। सर, यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब आ सर जाते आपने हैं स्ट्रेन के बारे में लिखा है। स्ट्रेन के पास, बेटा मैंने लिखा है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच इट इज एक्सट्रैक्टेड। या RY13 इस्चरिशिया कोलाई की वो स्ट्रेन है जिससे अपन ने एंजाइम निकाला हुआ। क्लियर है भाई? बोलो। इसको नोट कर लिया क्या? यस सर, यस लिख लिया। अब मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है ना सबको? ब्रेक तो नहीं हो रही? यस सर, क्लियर आ रही है। ग्रेट, दैट्स इट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। अब अगला क्या है, तो अगला हमारा तरीका क्या है कि कैसे अपन एंजॉय, कैसे मतलब कैसे हम लोग इसको सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, है ना। तो कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं और कैसे आइसोलेट करते हैं डीएनए को। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। तो हेडिंग डालेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो जो डीएनए हमको चाहिए, हमारा फायदेमंद डीएनए है ना, टारगेटेड डीएनए, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करें, हेडिंग डालेंगे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। तो इस नए फ्रैगमेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं पहले, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोसेस यूज करते हैं, है ना। ये मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस यूज करते हैं।
तो मैंने आपको बताया था उनमें से एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था क्या? हाँ ना, यस कुछ सर बोलो। बताया था। यस चलो सर। बढ़िया, मैंने कहा अब ये ना बोलो कि नहीं सर नहीं बताया। चलो ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। आपको कहा भी था कि बायोटेक में अपन को जरूरत पड़ेगी, तो देखो ये 2 जगह मेंशन है ना, क्योंकि वहां भी मेंशन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, लास्ट में हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पे भी पढ़ा हुआ था, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी हमको डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट करने पड़ते हैं, और वहां पे भी हम लोग टेक्नोलॉजी सेम यूज करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहाँ पर भी अपने पास वही कहानी है कि हमें एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करनी पड़ रही है। द रीजन भी है क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट अपन को यहाँ पे भी आइसोलेट करना है, राइट। तो हम लोग फिर से इस कहानी को समझ लेते हैं कि क्या थी। ठीक, पहले तो एक यहाँ पे लाइन लिख लो, है ना, कुछ नोट कर लो सेपरेशन ऑफ डीएनए में। A molecule of DNA, a molecule of DNA is cut into fragment, by enzyme, is cut into fragment by enzyme restriction endonucleases. By enzyme Cut into enzyme, क्या लिखा? Cut into fragments. A molecule of DNA is cut into fragment by restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme. Full stop. These DNA fragments, are separated by the technique of these DNA fragments are separate. These क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? सर अभी कटी थी, लेकिन सही है सर, समझ आ गया। By the These technique DNA of fragments are separated by the process of agarose gel, electrophoresis. By the process of agarose gel electrophoresis. ठीक है, तो रुको फिर बताता हूँ मैं आपको एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। फिर से आपको बता देता हूँ, सेम चीज है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सर आपने स्क्रीन बंद करी है क्या? आपने स्क्रीन बंद करी है क्या सर? वो एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, वो फिर से वो डायग्राम आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। वो डायग्राम फिर से लगा के मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कहाँ गया? देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने एक डायग्राम देखा हुआ था, ये वाला याद है? याद है ना? तो अभी वो लोड हो रहा है। यस सर, देखा था। है ना, याद है ना? देखो अब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर क्या है कि इस तरह से डीएनए को फ्रेगमेंट में कट कर देते हैं, और डीएनए को फ्रेगमेंट में कट करने के बाद फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पास करते हैं, और ये जेल इसमें भरा होता है जिसको एग्रोस जेल कहते हैं। ये देखो एग्रोस जेल है ना, और एग्रोस जेल क्या होता है? एक जेल होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनसे डीएनए पास हो सकता है। इस चार्ज की वजह से डीएनए मूव करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बड़े वाले फ्रेगमेंट ऊपर हो जाते हैं और छोटे वाले फ्रेगमेंट नीचे हो जाते हैं। इसको हम लोग एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इससे डीएनए के फ्रेगमेंट निकाल लिए जाते हैं। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. तो नोट करो, since the DNA fragments are negatively charged, since the DNA fragments are negatively charged, the DNA fragments are negatively charged molecule, they can be separated by allowing, Sir, please pardon. since the DNA fragments are negatively charged, they can be separated by allowing them, they can be separated by allowing them to move towards anode. अगला पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय ए Tiselium, Tiselium, A Tiselium in 1937. This technique was developed by A Tiselium in 1937. Nowadays, most commonly used matrix in gel electrophoresis, nowadays most commonly used gel electrophoresis is agarose, full stop. Agarose is a type of polysaccharide. Agarose is a type of polysaccharide extracted from seaweed. मतलब क्या, किसे निकालते हैं? Seaweed. क्या होता है ये तो बताओ। तो जो रिवर बेड्स पर प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं। कौन सा प्लांट है भैया, कहाँ पाया जाता है तो बताओ। फालतू की प्लांट्स, जो मतलब जंगली प्लांट्स ना भाई, मैं आपको याद दिलाता हूँ, Sir, brown. 11th में प्लांट क्लासिफिकेशन में एल्गी में पढ़ा था, बताओ। So वही तो बोला algae, sir. हाँ, कैसे निकालते, कौन सी एल्गी से? अपना तो kelps. हाँ, केल्प से। कौन सा एल्गी है वो? Brown algae. ब्राउन एल्गी यार, ब्रोमीन वहीं से So निकालते मैंने सबसे पहले बोल दिया था। बोल दिया, सॉरी मैं थोड़ा टाइम सुन नहीं लगा यार सर वहां पहुंचने में, लेकिन गुड। तो रिवीजन करते रहो इसी तरह से भाई, है ना। ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं, एकदम बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। तो केल्प से हम लोग निकालते हैं, मतलब जिनको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं, तो सीवीड का मतलब भी होता है ब्राउन एल्गी, तो वहां से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, दिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, this separated DNA fragment can be observed, ये क्वेश्चन 2 बार नीट में पूछा गया। The separated DNA fragment can be observed only after staining with them. The separated DNA fragment can be observed
only after staining them with a solution of ethidium bromide, So Question staining is- them with ethidium bromide dye। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, पहला क्वेश्चन, कि डीएनए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में या डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम कौन सी डाई से डीएनए को स्टेन करते हैं। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया कि डीएनए को किस डाई से स्टेन किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इथिडियम ब्रोमाइड एक्सरे एक्सपोजर में कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है। बताओ भाई कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है। नोट करो। ब्राउन, नहीं ब्राउन नहीं, ऑरेंज। नोट करो। द ब्राइट ऑरेंज कलर, द ब्राइट ऑरेंज कलर is produced by these DNA fragment. The bright orange color produced by these DNA fragment under ultraviolet light, under ultraviolet light. Next, these bands of DNA fragment, these band of DNA fragment are cut from gel and these DNA fragment are cut from gel and separated from it, and separated from it. The process is called elution. The process is called elution. ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इल्यूशन क्या होता है। The process is called elution. तो एग्रोज जेल से स्टेन किए हुए डीएनए को जब हम लोग एक फिल्म के सहारे, नायलॉन फिल्म के सहारे निकाल लेते हैं, इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। याद है ना, नायलॉन फिल्म में निकालते हैं, याद है नहीं? ठीक है, तो इल्यूशन याद रखना। सर हाँ जी, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1937 में बनाई गई थी। हाँ 1937 में ये एग्रोज जेल अर्ली, मतलब तब से जो है लोगों के पास ये फैसिलिटी है कि मतलब कर सकते हैं। नहीं, हाँ सेपरेट करने की प्रोसेस तब से थी, है ना, लेकिन किसी को डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता था, पैलिंड्रोम नहीं पता थे, ये सब चीजें नहीं पता थी। तो 1937 तक तो पता चल गया था सर। 1900s के अंदर ही तो उन्होंने क्या नाम है, नहीं, जेडी वॉटसन और क्रिक ने जो बताया था ना, है ना, तो वो स्ट्रक्चर जो डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर वो तो आया जाके 1953 में, है ना। अच्छा, तो 51 में आया और 53 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, दोनों को साथ में, वॉटसन और क्रिक को, है ना। इसके पहले देखो जो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए बहुत पहले खोज लिया था, लेकिन डीएनए का एग्जैक्ट नेचर और स्ट्रक्चर वो बहुत बाद में बदला। ठीक है, तो उन्होंने भी बताया था, कोरेंज और डेवरी और क्या नाम है, शेमार्क ने कि जीन्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, वो सब भी बता दिया था 1900। हाँ राइट। और तभी देखो ना, बायोटेक्नोलॉजी बहुत बाद में आई। बायोटेक बहुत नई चीज है, बहुत पुरानी चीज नहीं है। बायोटेक 80s में आई है, 70s में इनफैक्ट, है ना। यस सर, 70s में बायोटेक आई है, तो बायोटेक तब से स्टार्ट हुआ और प्रॉपर इसका 80s में इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ। तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक नई ब्रांच है, इसके पहले सिलेबस में हुआ भी नहीं करता था ये। यस सर। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता था ये 12th में? हमारे टाइम पे नहीं, बायोटेक हमारे टाइम पे नहीं था सिलेबस में। ओके सर। अब मैंने एक्चुअली बायोटेक पता कब पढ़ा, मेरे ग्रेजुएशन में भी नहीं था बायोटेक। बायोटेक हमने मास्टर्स में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा। फिर एमएससी में एक अलग से बुक ही लग गई बायोटेक की, अलग से। ग्रेजुएशन 3rd ईयर में एक बुक लग गई थी, एक आती है
केसी दुबे की एक बुक आती है, बहुत पतली सी बुक, बहुत कम बुक्स आती है बायोटेक के उस टाइम पे, ये 2005 के आसपास, 4 5 के आसपास, 4 के आसपास। तो यस सर। तो क्रिस्पर भी पढ़ाने लग गए थे तो आपको तो? क्या क्या? क्रिस्पर सर, क्रिस्पर। हाँ 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 हाँ, तो हमारे टाइम पे इवन हमारे डिसेक्शन में शार्क थी और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। अब तो डाइसेक्शन वगैरह भी बंद हो गया, बहुत सारी चीजें, और फ्रॉग वगैरह भी था, फ्रॉग था, व्हाइट रैट था 12th में। सब तो वो एनिमल सब राइट बंद की कर, वजह से वो सब हटा दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन वाला, इसीलिए बच्चों को थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है ना, एप्लीकेशन वाला पार्ट बंद कर तो दिया, इसलिए थोड़ा अभी तक क्योंकि 11th और 12th के अंदर वो पैंडेमिक की वजह से अभी तक मैंने एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं कराया था स्कूल में। वो क्या बोले, अब ऊपर वाले से बनाओ कि ये तुम्हारा एग्जाम ऑफलाइन हो जाए, वरना ये रिज्यूमे में जो लोग इस टाइम पे 11th 12th बोलेंगे ना, तो ऐसा ना हो उनके ऊपर कोरोना डिग्री उनको बोला जाने लगे, है ना। यस सर। बच्चों को बहुत नुकसान हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, द इल्यूटेड डीएनए, द इल्यूटेड डीएनए, the eluted DNA fragments are purified, the eluted DNA fragments are purified and the eluted DNA fragments purified and then used for constructing recombinant DNA, used for constructing recombinant DNA, by joining them with vector, by joining them with vector. अब एक हेडिंग डाल लो, क्लोनिंग वेक्टर्स और vehicle of DNA, क्लोनिंग वेक्टर्स और vehicle of DNA, मतलब हम लोग पढ़ेंगे अब वेक्टर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वेक्टर एक बड़ा टॉपिक है और वेक्टर बहुत समझने वाला टॉपिक है ना। तो और इसमें एक डायग्राम दिया हो गया एनसीईआरटी में। हाँ, क्लोनिंग वेक्टर्स और क्लोनिंग वेक्टर और vehicle DNA। देखो जो वेक्टर है ना, वेक्टर में एक डायग्राम दिया होगा PB332 का आपके एनसीईआरटी में। भाई साहब ये डायग्राम बिल्कुल याद रखना, ये 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया बोर्ड में। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो बिल्कुल ये डायग्राम आपको आना चाहिए। दूसरा, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 मार्क्स में आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। और अगर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया तो ये 5 मार्क्स में आएगा। ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर, नो डाउट। मैथ भी क्लियर है दिशा? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लोनिंग पढ़ेंगे। और देखो बायोटेक जब तक मैं पढ़ा रहा हूं कोई गायब नहीं होगा बीच में, जैसे जेनेटिक्स में आप लोग कोई गायब क्लास गोल नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि बायोटेक और जेनेटिक्स, मेरा मानना है, ये मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई डू नॉट से इट लाइक इट इज पब्लिक ओपिनियन। मेरा मानना है कि बायोलॉजी में अगर कोई चीज समझने और पढ़ने लायक है वो जेनेटिक्स और बायोटेक की, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अच्छा बच्चा सब कुछ पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसके पास डाउट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कुछ समझे और उसको ना समझ में। तो मेरा मानना है कि पूरे बायोलॉजी की जो जान है ना, वो सिर्फ यही है बायोटेक, और बायोटेक इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये अगर आपको जेनेटिक्स और बायोटेक पे कमांड है तो मैं मानता हूं कि आपको बायोलॉजी का एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो ये दो चीज में किसी को कोई मतलब बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, डाउट पूछते रहिए, और बायोटेक पूरा कंटिन्यूअसली लेना है, किसी को गायब नहीं होना, ठीक है। यस सर। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई भाई? नो सर। ठीक है, तो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्लोनिंग वेक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, वेलकम, sir. बाय Bye, बाय, sir. वेलकम, बाय, वेलकम, टेक केयर, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।